ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सीबीएसई बोर्ड के जो पीवाईक्यूज हैं उसको। लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास हम लोग किए, ठीक है, न्यूक्लियाई का जो सेकंड लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस रह गए थे, जिसको मैंने बोला था होमवर्क करके आना है। अब आशा करता हूं कि आप लोग उसको सॉल्व करके आए होंगे। पहले उसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम पीवाईक्यूज पे चलेंगे। ठीक है, और पीवाईक्यूज को बहुत बेटर तरीके से कम टाइम में हम पूरे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होमवर्क था। क्या कह रहा है कि ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। इस न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है और इस न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, इन यूनिट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, देखो यहां से हम लोग ये सीखेंगे कि देखो यहां पे हमें मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर ये देखो तो क्या दिया हुआ है, मास ऑफ Fe एटम दिया हुआ है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ Bi एटम। तो ये जो हो जाएगा, देखो यहां से अगर हम इसको देखें, देखो तो ये बताओ अगर हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe निकालना चाहेंगे, मैं एक बार बाइंडिंग एनर्जी Fe का निकालूंगा, आप जो है Bi का एक बार वैसे ही सेम प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe कैसे निकालेंगे भाई, तो हमें पता है कि Fe में कितने प्रोटॉन है, बोलो 26 प्रोटॉन है। ये हो जाएगा 26 प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन है, तो 56 में से 26 को माइनस कर दो तो 30 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल मास कितना आएगा, थ्योरेटिकल मास आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बताओ 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बोलो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा। अब ये तुम्हें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन रखना है और यहां पे मास ऑफ न्यूट्रॉन रखना है। ठीक है, और ये तुम्हारा आ जाएगा एएमयू में 26 इंटू ये आ जाएगा 1.0078 यू प्लस 30 इंटू 1.0087 यू, यही यू को एएमयू ही बोलते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है तो कुछ वैल्यू आएगा एएमयू में, उसको जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा एम थ्योरेटिकल, और एम एक्चुअल हमें दिया हुआ है। एक्चुअल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक्चुअल बताओ भाई, एम एक्चुअल हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 55.934949। अब जब हम इसमें से इसको देखो एक्चुअल और ये थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल ज्यादा होगा और एक्चुअल कम होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये जो आएगा वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एम। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एम, एम थ्योरेटिकल माइनस एम एक्चुअल, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब जो डेल्टा एम आया तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या एएमयू में है ना, अगर ये एएमयू में है और हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है एनर्जी को, तो सीधा सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एन में तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी किसका, Fe का, ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी Fe का। सेम प्रोसेस से हम इसका निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। भाई कितने प्रोटॉन है 83, अब 208 में से 83 को माइनस कर दो तो उतने न्यूट्रॉन आ जाएंगे। फिर मास थ्योरेटिकल निकालना है तो 83 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इसमें से माइनस सब करोगे, जो वैल्यू आएगा उसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कर देंगे, ये थ्योरेटिकल मास आ जाएगा, माइनस एक्चुअल मास करेंगे तो डेल्टा एम आ जाएगा। ठीक, और डेल्टा एम आ जाएगा तो डेल्टा एम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। अब जब हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर Fe के लिए देख रहे हैं, जैसा Fe के लिए कर रहे हैं वैसा ही Bi के लिए भी कर लेंगे।
ठीक है, तो अगर यहां पर हम लोग ये काम एक काम करें, जो भी बाइंडिंग एनर्जी आएगा, जो भी बाइंडिंग एनर्जी आएगा, ठीक है, पर न्यूक्लियॉन बोल रहा है ना, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है Fe का, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है Fe का, पर न्यूक्लियॉन कह रहा है, तो कितने न्यूक्लियॉन है इसके पास? 56। कितने न्यूक्लियॉन है? 56। तो 56 के से क्या कर देंगे? डिवाइड। वैसे ही जब इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगा तो 208 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ऐसे निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी दोनों का निकल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि किसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और किसका बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो बेटा टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेटर का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट नहीं करना है बेटा, छापना नहीं है, छापना नहीं है, एक बार समझ लो, खुद से सॉल्व करो, समझने के बाद खुद से सॉल्व करो, छापना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ C12 एटम दे व्हेन दे टच ईच अदर, ठीक है। तो जो अगर यहां पे अगर हम लोग देखें, देखो, तो अगर दो चार्ज अगर है Q1 Q2 और R डिस्टेंस पर है, तो इनके अंदर का पोटेंशियल, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 बाई R। अब दो कार्बन एटम हैं, दो कार्बन एटम के न्यूक्लियस हैं, वो आपस में टच कर रहे हैं। दो कार्बन एटम के न्यूक्लियस हैं और वो आपस में टच कर रहे हैं। दो कार्बन एटम के न्यूक्लियस हैं, वो आपस में टच कर रहे हैं। देखो, एक कार्बन एटम ये हो गया और एक कार्बन एटम ये हो गया, ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये कार्बन एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहां से, ये न्यूक्लियस है, तो यहां से ये न्यूक्लियस है, तो यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा R और यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R। दोनों सेम एटम है, दोनों सेम एटम है भाई, दो C12 और C12 है, C12 और C12 है, तो दोनों का न्यूक्लियस सेम होगा। तो ये हो गया। अब इन पे चार्ज कितना होगा? देखो, सो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? C12 के, C12 के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? बोलो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। C12 के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 6 प्रोटॉन होंगे। यहां पे कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। अब हमें यहां का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे U इज इक्वल टू K Q1 मतलब 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन इंटू 6 प्रोटॉन Q1 Q2 बाई R। 6 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है वो तो हम लोग लिख लेंगे। U इज इक्वल टू K का वैल्यू लिख लेंगे 9 इंटू 10 पावर 9, 6 इंटू 6, ठीक है। P का जो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है भाई? तो होता है 1.6। इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो 6 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर 6 इंटू पी, 6 इंटू पी, इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई आर। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आर इज इक्वल टू, याद करो क्या होता है, आर नॉट 1 के पावर 1/3। आर इज इक्वल टू, आर नॉट का वैल्यू कितना होता है? 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 15, और ए का कितना दिया हुआ है? 12 के पावर 1/3। यहां से आर आ जाएगा और आर को यहां रख दो, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। जब दो न्यूक्लियस आपस में टच कर रहे होंगे तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो चैप्टर्स को रिलेट कर दिया है, यहां पे दो चैप्टर को रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियाई चैप्टर को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, ओके। अब हम समझते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज।
ठीक है, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में पीवाईक्यूज हैं उनको हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस एक बार एटलीस्ट ट्राई जरूर किए होगे, एटलीस्ट रीडिंग तो जरूर किए होगे, तो इसलिए फास्ट करने की कोशिश करते हैं। कि डिफरेंस कह रहा है कि द डिफरेंस इन मास ऑफ 7x nucleus and total mass of its constituent nucleon is 21 U. The binding energy per nucleon for these molecules is equal to the energy equivalent of। फिर से समझते हैं, कह रहा है कि x के लिए डेल्टा m दिया हुआ है, x के लिए डेल्टा m का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा m का वैल्यू दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा अगर इसका डेल्टा m दिया हुआ है, इसका मतलब एनर्जी कितना आएगा बोलो, एनर्जी आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 21 सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और कितने न्यूक्लियन हैं इसके पास, 7 न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन बोलते हैं और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको न्यूक्लियन बोलते हैं। तो 7 न्यूक्लियॉन्स हैं टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 7। तो पर न्यूक्लियन पूछ रहा है एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे 21 सी स्क्वायर अपॉन 7, 3 सी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसमें देखें मास में देखें तो क्या हो जाएगा 3U। अगर U में देखें, AMU में देखें तो ये हो जाएगा कितना 3U। तो आंसर कितना लिख दोगे 3U, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे देखो, आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है देखो, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस मतलब कि जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है भाई, देखो जो ग्राफ बनाते हैं हम, तो ग्राफ कैसा बनता है, देखो ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ बनता है। तो यहां पर क्या होता है भैया, यहां पे होता है हीलियम, यहां पर होता है हीलियम। तो हीलियम पे शार्प पिक है, इसका मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम का ज्यादा है, किससे, इसके आसपास के एटम से, इसके आसपास के एटम से, इसके आसपास के एटम से, ठीक है, या इसके आसपास के न्यूक्लियाई से। इसका मतलब ये अपने आसपास के न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल है, ये अपने आसपास के न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल है, कौन, हीलियम। तो क्या लिखोगे, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स, मोर स्टेबल देन इट्स नेबर, आसपास के लोगों से ज्यादा स्टेबल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा स्टेटमेंट है जो न्यूक्लियर फोर्स के लिए ट्रू नहीं है। तो देखो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है कि ये हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे, कूलम्ब फोर्स से। फिर कह रहा है कि दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर अ डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, ठीक है, ये भी सही है। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, यहां पे थोड़ी बात करेंगे। फिर कह रहा है दे सैचुरेटेड एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियन इंक्रीजेस। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आसपास के न्यूक्लियन पे फोर्स लगाता है, दूर वाले न्यूक्लियन पे फोर्स नहीं लगाता। ये बात सही है, जब हम लोग पढ़े थे तो सैचुरेशन वाला इफेक्ट पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, फिर ये कैसे हो गया सर, न्यूक्लियर फोर्स तो हम ये समझते हैं कि अट्रैक्टिव होता है, लेकिन नहीं। याद करो ये वाला ग्राफ, याद करो ये वाला ग्राफ जब हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये कुछ ऐसा होता था। यहां पर फोर्स को कैसे लिखते थे, माइनस डी बाई डी आर। जब डी बाई डी आर क्या होता था भाई, स्लोप। तो जब यहां पर देखेंगे तो स्लोप क्या है, 0 है।
इसका मतलब स्लोप 0 है तो फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। ये कब होता था, 0.8 फर्मी मीटर पे स्लोप क्या होता था, 0, और जब स्लोप 0 था तो फोर्स भी क्या होता था, 0। वेरी गुड। जैसे ही इधर आते थे, जब 8 फर्मी मीटर से पास आते थे, तो यहां पर स्लोप क्या होता था, नेगेटिव, और यहां पे नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फोर्स कैसा हो जाता था, रिपल्सिव। जब बहुत पास लाओगे दो न्यूक्लियन को बहुत पास लाओगे तो वो क्या करने लगेंगे, रिपल्सन करने लगेंगे। एक फिक्स डिस्टेंस है जहां तक वो अट्रैक्ट, इसके इधर ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को पास में लाए, तब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पास लाओगे तो रिपल्सन भी होने लगेगा। देखो अगर 0.8 फर्मी मीटर से कम पास दूरी ला दिए, 0.8 फर्मी मीटर से भी कम पास में ला दिए, तो क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। ये चीजें, तो इसका मतलब ऑलवेज अट्रैक्टिव गलत हो गया भाई, ऑलवेज अट्रैक्टिव गलत हो गया। ठीक है, ये रिपल्सिव भी हो जाता है कब, जब 0.8 फर्मी मीटर से कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो न्यूक्लियर फोर्स की रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। कह रहा है, देखो, न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम्ब फोर्स। गलत है भाई, और यही पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम्ब फोर्स, बहुत गलत है भाई, ऐसी बातें हैं तो बहुत गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करते हैं। देखो, जब भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करो, असर्शन को पढ़ो और उसका रीजन खुद सोचो। द न्यूक्लियस 7,3x is more stable than the nucleus Y34। कह रहा है मोर स्टेबल है। आगे देख लेते हैं कैसे भाई। इसमें कितने न्यूट्रॉन है बोलो, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 4। इसमें कितने न्यूट्रॉन है बोलो, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 4। और कितने प्रोटॉन है, 3। तो 4/3 कितना आ जाएगा, 1.33 समथिंग आ जाएगा। इसमें देखो जरा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4/3। एक मिनट, वेट, ये तो ठीक है, ये भी 4/3 और ये भी 4/3। दोनों का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो तो सेम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो सेम है, लेकिन सॉरी, एक मिनट, नहीं, वेट, यहां पर न्यूट्रॉन कितने हैं, 4, प्रोटॉन कितने हैं, 3। लेकिन यहां पर देखो तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 1, और प्रोटॉन कितने हैं, 3। 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा ना, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा ना। तो 1 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन, तो 1/3 4/3। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो जिसका ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल सही है। और इसका रीजन ये होना चाहिए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो इसका ज्यादा है, इसलिए स्टेबल है। जबकि रीजन में कह रहा है कि ये एक्स जो है कंटेन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, गलत कह रहा है। एक्स और वाई के पास, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो ये हो जाएगा सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे ये कह रहा है कि असर्शन क्या बोल रहा है, देखो, इनिशियली इट वाज बिलीव दैट मास एंड एनर्जी आर कंजर्व सेपरेटली इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। बिल्कुल, पहले ऐसा माना जाता था कि मास और एनर्जी क्या है, अलग अलग है। क्योंकि पहले लोगों को ये फॉर्मूला जो आइंस्टाइन ने दिया वो पता नहीं था, इसलिए ऐसा माना जाता था। इसका रीजन क्या है कि पहले ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ था जिससे ये रिलेट किया जाए कि मास और एनर्जी अलग अलग, सॉरी एक ही चीज है। बाद में अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये है कि ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पहले ऐसा लोग मानते थे, और बाद में आइंस्टाइन ने ये बोला कि मास और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। क्योंकि ये ऐसा क्यों लोग मानते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था, आइंस्टाइन का इक्वेशन उनको पता नहीं था। ठीक है, इसलिए ऐसा लोग मानते थे। इसका रीजन क्या है, उस समय ये रीजन होगा कि उसमें लोगों को पता ही नहीं था।
ठीक है, उसमें ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं था, बाद में ये एक्सपेरिमेंट हुआ तब पता चला ना। तो ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रीजन ये जो है एप्रोप्रिएट इसका रीजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सेवेंथ कह रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सिमेटली द सेम। बिल्कुल सही है, सबके बीच में, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सबके बीच में न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? सेम होता है। वेरी गुड। इसका रीजन खुद सोचो, तो इसका रीजन ये है कि अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स सेम है और प्रोटॉन के बीच में फोर्स सेम है, न्यूक्लियर फोर्स, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। और क्या वही रीजन लिखा हुआ है? देखो, द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी गुड, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज practically constant for middle mass number 30 to 170. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। जब हम ग्राफ बनाते थे तो जो ग्राफ बन के आता था, क्या आता था? देखो, जो ग्राफ बन के आता था वो कुछ ऐसा आता था, जो ग्राफ बन के आता था वो कुछ ऐसा आता था, ऐसा 30 से लेकर 170 तक के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होते थे? लगभग लगभग कांस्टेंट होते थे। इसका रीजन ये है कि ये मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल, या ये बोल सकते हो कि इनके जो न्यूक्लियस है वो पास पास है, लेकिन इनके जो न्यूक्लियस, इनके जो न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियॉन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियॉन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इनका जो एटम है, एटम का साइज लार्ज है, तो इनके न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी ज्यादा हो गई, तो ये क्या हो गए हैं? अनस्टेबल। ये हो गए अनस्टेबल। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, और ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो यहां पे ये कह सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन प्रैक्टिकली इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर मिडिल मास नंबर। बिल्कुल, यहां से यहां तक लगभग लगभग कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज इन नेचर। बिल्कुल, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। बिल्कुल सही कह रहा है, ये सही भी कह रहा है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, ये दोनों का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है अपना। देखो क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चंस को देखेंगे और लगभग लगभग ये इसके बाद वाले क्वेश्चन सब एक जैसे होंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 4 न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट, 4 nuclei of an element undergo fusion to form heavier nucleus with the release of energy. Which of the two parents or daughter nuclei would have higher binding energy per nucleon? देखो कह रहा है कि 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियाई, मान लो x प्लस y प्लस z प्लस w, 4 न्यूक्लियाई हैं। अच्छा सॉरी, ऑफ एन एलिमेंट कह रहा है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट के 4 न्यूक्लियाई हैं, एक ही एलिमेंट के 4 न्यूक्लियाई हैं। तो x प्लस x प्लस x प्लस x, ठीक है, और ये मिलके क्या बन गया? मान लो ये बन गया y। तो ये क्या है? ये पेरेंट न्यूक्लियाई। इसको जो जो रिएक्टेंट होता है ना, उसको बोलते हैं पेरेंट, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और जो बनता है इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये चारों मिले और मिलने के बाद वाई बना, और वाई में जब बना तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, प्लस क्यू वैल्यू बोल सकते हो, और क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? स्टेबल होगा। एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? स्टेबल होगा। और अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है, तो स्टेबल जो एटम जितना स्टेबल होता है, उस एटम का उतनी ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है। मैंने क्या बोला था? जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल,
जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए अगर ये स्टेबल है तो डॉटर जो एलिमेंट है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर का जो पैटर्न है उसको देखते रहना भाई, हो सकता है इधर उधर हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस को मैं एक साथ रखा हूं, फिर एक टाइप के एक सारे क्वेश्चन को एक साथ रखा हूं, फिर एक टाइप के सारे क्वेश्चन को एक साथ रखा हूं, ठीक। तो कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन, इसमें एनर्जी फाइंड करना है। तो देखो 2H1 मिला दिए, ठीक है, 3S2 बन गया और ये बन गया न्यूट्रॉन, वेयर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2H1 इज दिस एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3He2 इज दिस। अब ये कह रहा है कि बताओ कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन, एनर्जी पता करना है। तो ये बताओ इसका एनर्जी तो दिया हुआ है, इसका एनर्जी तो दिया हुआ है, इसका भी एनर्जी दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी एक का दिया हुआ है और हमें दो एटम मिलाना है। तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी लिख लो, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी लिख लो, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी लिख लो, कितना होगा 2 इंटू 2.23 इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी आ गया। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी लिख लो, कितना आ जाएगा बोलो 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ये स्टेबल होगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी। तो एक काम करो, एक काम करो कि अगर हमें एनर्जी फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है तो एनर्जी ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, ज्यादा में से माइनस कर दो एनर्जी कम को, ठीक है। तो एनर्जी ज्यादा कौन है भाई, ये है, एनर्जी कम कौन है, ये है, इसको माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा 7.73 माइनस ये हो जाएगा कितना 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। ये पहले बाइंडिंग एनर्जी देखो बढ़ गया, मतलब यहां पे एनर्जी रिलीज हुआ। सोचो क्या कहना चाहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा क्या उतना ही स्टेबल होगा, जितना ज्यादा, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जो बाइंडिंग एनर्जी जो स्टेबल होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है और जो सॉरी ज्यादा होता है, और जो अनस्टेबल होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। जो स्टेबल है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा और जो अनस्टेबल है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि न्यूक्लियस विद द मास नंबर दिस, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ये दिया हुआ है एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये दिया हुआ है। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन दिया हुआ है। एक्चुअली ये मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो ये हो जाएगा। अब यहां पे दिया हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 दिया हुआ है। ब्रेक इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, each of mass number is 120 with the binding energy per nucleon is this। मतलब सोचो एक x है, ये बन गया y प्लस y, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ ये है 240, ये है 120 और ये है 120, ठीक है। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है कितना है भाई, ये है 7.6। देखो अभी मैं बोल रहा था कि ये टूट के अब अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी, इसका एक का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो गया बोलो 8.5, इसका मतलब ये ज्यादा मजबूत हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो ज्यादा है और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, मतलब इसके तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो कौन स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। हमें क्या करना है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। बताओ अनस्टेबल से स्टेबल बन गया, अनस्टेबल से स्टेबल बन गया, इसका मतलब एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज। एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। स्टेबल बन गया ना तो एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे, इसका टोटल एनर्जी निकाल लो, इसका टोटल एनर्जी निकाल लो,
क्योंकि ये स्टेबल है तो इसका एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा। तो चलो इसका एनर्जी निकालते हैं, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा, इसका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा, कितना आएगा, पर न्यूक्लियन इतना है, और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं 240, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.6 इंटू 240, ये आ गया, ये मान लो, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी मान लो ये फाइनल, और ये कितना हो जाएगा बोलो, 8.5 इंटू 120 इंटू 2, क्योंकि दो है ना, दो न्यूक्लियस बन गए ना, इंटू 2। ये एक का बाइंडिंग एनर्जी है, दो एटम है, दो न्यूक्लियस है, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें एनर्जी निकालना है, एनर्जी रिलीज्ड, क्यू वैल्यू या एनर्जी रिलीज्ड। तो हम फाइनल बाइंडिंग एनर्जी में से इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8.5, जो भी है यहाँ पे अगर इसको माइनस कर देंगे, ये ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी रिलीज होगा, ये कैसे पता चला, तो अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी कैसे निकालेंगे, पहले एनर्जी निकाल लो, बाद का एनर्जी निकाल लो, कम ज्यादा में से कम को माइनस कर दो तो एनर्जी आ जाएगा। और एनर्जी रिलीज कैसे हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा है किसका कम है। ये बाइंडिंग एनर्जी कम है और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब अनस्टेबल से जब स्टेबल की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज। ठीक, अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी क्या होगा भाई, रिलीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। When 4 hydrogen nuclei combine to form a helium nucleus, estimate the amount of energy in mega electron volt released in this process of fusion। कह रहा है कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, यहां पे आ जाओ, ठीक है, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का मतलब क्या होगा, ऐसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे 1H1। देखो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन फॉर्म हीलियम एटम, इसको कंबाइन किए तो क्या बन गया, हीलियम एटम बन गया, और हीलियम एटम कितना हो जाएगा 242। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है, ओके, estimate the amount of energy in mega electron volt released in this process of fusion, neglect the mass of electrons and neutrons। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन एटम और न्यूक्लियस, ये क्या बन गया, हीलियम एटम। इसका मतलब हमें निकालना है, एनर्जी निकालना है, तो पहले इसका एनर्जी निकाल लो। तो इसका एनर्जी निकालोगे तो बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है कि मास दिया हुआ, देखो ये पहले मास दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे, इसका लिखोगे मास, पहले मास। तो ये देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है और एनर्जी पूछ रहा है, दोनों का मास दिया हुआ है और एनर्जी पूछ रहा है। इसका मतलब हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा mc² या डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही वाला करना भी है, ये दिया भी हुआ है, ठीक है। तो ये देखो मास दिया हुआ है, तो इसका मास दिया हुआ है भाई, तो 4 इंटू मास इनिशियल, मास इनिशियल कितना है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, कितना हो जाएगा बोलो इसका 1.007825, और मास फाइनल बोलो कितना होगा, फाइनल मास कितना होगा, तो ये है हीलियम, इसका मास देखो ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4.002603। जब यहां से यहां ये बन रहा है, कौन, यहां से ये बन रहा है, तो ये वाला मास ज्यादा है, ये वाला मास कम है, ये वाला मास देखो तो ज्यादा हुआ और ये वाला मास क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग डेल्टा एम निकालेंगे और डेल्टा एम लिखेंगे मास इनिशियल माइनस मास फाइनल। तो मास गया कहां, एनर्जी में, तो एनर्जी कितना होगा, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास गया कहां भाई, एनर्जी में चला गया, तो डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा। डेल्टा एम कहां से निकालोगे, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कैसे निकालोगे, 4 इंटू दिस, और फाइनल कहां से निकालोगे, ये फाइनल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अ हैवी न्यूक्लियाई एक्स ऑफ मास नंबर दिस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ है, ये एक्स है, और एक्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ, और इसका कितना है 240। ये क्या होता है कि ये स्प्लिट रहता है टू पार्ट्स में, वाई एंड जेड, वाई एंड जेड, ठीक है। और कह रहा है कि वाई का मास है 110 मास नंबर, और इसका कितना है 130, 110 और 130। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना दिया हुआ है 7.6, इसका कितना दिया हुआ है 8.5, और इसका भी कितना दिया हुआ है 8.5, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन। एक फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एक फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज पूछ रहा है, एनर्जी रिलीज पूछ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होगा। इसका मतलब इसका एनर्जी ज्यादा होगा और इसका एनर्जी कम होगा। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी फाइनल लिख लो, एनर्जी फाइनल क्या लिखोगे 8.5, ये एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, और न्यूक्लियॉन कितने हैं अपने पास 110, तो 110 इंटू 8.5 प्लस 130 इंटू 8.5, ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी टोटल। ये बाइंडिंग एनर्जी आ गया, ठीक है। ये हो गया ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंटू एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंटू एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, सबको ऐड कर दो। यहां पर एनर्जी इनिशियल देखो क्या आ जाएगा, एनर्जी इनिशियल ये हो जाएगा एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ है इंटू टोटल न्यूक्लियॉन, तो 7.6 इंटू 240। भाई ये बताओ, ये कह रहा है एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब ये स्टेबल बन रहा है, स्टेबल का टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी आएगा वो ज्यादा हो जाएगा और ये कम होगा, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। एनर्जी रिलीज पूछ रहा है, एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज पूछ रहा है तो क्या बोलोगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ज्यादा में से कम को क्या कर दो ज्यादा में से कम को क्या कर दो माइनस कर दो, एनर्जी रिलीज आ जाएगा। ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक। बस ये सोचना है भाई, देखो एनर्जी रिलीज पूरा है, मतलब ये स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होगा, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगा और यहाँ पे एनर्जी, स्टेबल का एनर्जी ज्यादा होता है, अनस्टेबल का एनर्जी स्टेबल का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होता है। बाइंडिंग एनर्जी अलग चीज है, बाइंडिंग एनर्जी अलग चीज है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि किसी न्यूक्लियस को, सोचो बाइंडिंग एनर्जी 10 है 10 है, और किसी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी 20 है, इसका मतलब कि उसको 20 तोड़ने के लिए कितना देना पड़ेगा 20, और किसी एक दूसरे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितना देना पड़ा है 10। तो जिसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है मतलब वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्टेबल है। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर वो स्टेबल है तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है, इसका मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा। यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है और न्यूक्लियॉन सेम है, तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगा। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर दो, टोटल बाइंडिंग एनर्जी इधर का और टोटल बाइंडिंग एनर्जी इधर का निकाल लो। ये स्टेबल है तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, एनर्जी रिलीज आ जाएगा। अब देखो यहां क्या कह रहा है, इफ द न्यूक्लियर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द conserved in a nuclear reaction like this, in what way the mass converted in the energy explain। अगर इसके प्रोटॉन्स 12 हैं, प्रोटॉन कितने हैं 12 हैं, और न्यूट्रॉन कितने होंगे बोलो 6 इसमें 6 इसमें, तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं 12 हैं। यहां पे देखो तो प्रोटॉन टोटल कितने हैं 12, और न्यूट्रॉन कितने हैं बताओ, यहां पर 10 और यहां पर 2, यहां पे भी 12। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है सेम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में सेम है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है तो व्हाट वे द मास कन्वर्टेड इन द एनर्जी। तो अब जब हम इसका टोटल मास निकालेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल, जब हम इसका प्रैक्टिकल मास निकालेंगे और इसका प्रैक्टिकल मास निकालेंगे, टोटल इसका प्रैक्टिकल मास निकालेंगे, तो ये देखेंगे कि जो मास इनिशियल है
वो ज्यादा होगा जब प्रैक्टिकली हम दोनों का मास निकालेंगे, ठीक है, जब प्रैक्टिकली दोनों का मास निकालेंगे, व्हेन 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 वी कैलकुलेट when we calculate mass when we calculate mass practically of reactant and product then we will find mass of reactant is greater than mass of product। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मास डेल्टा एम निकाल लेंगे और डेल्टा एम हो जाएगा मास रिएक्टेंट माइनस मास प्रोडक्ट, और एनर्जी जो आएगा रिलीज वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम टी स्क्वायर या 9.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से एनर्जी आ जाएगा। तो कह रहा है कि मास कन्वर्टेड इन द एनर्जी, यही एक तरीका है। भले ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है, लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली मास निकालेंगे, तो कुछ ना कुछ जो है वो मास यहाँ पे टोटल मास यहां से जो आएगा ज्यादा, यहाँ का मास ज्यादा होगा और यहाँ का मास कम होगा। जब एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो मास कम होगा, तो जो मास कम हुआ है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। और यही तुम्हें पूरी कहानी यहाँ पे चिपकानी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिफाइन द टर्म मास डिफेक्ट, हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। वही जो कहानी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल मास आता है, जो थ्योरेटिकल मास होता है, और जब एक्सपेरिमेंटल मास निकालते हैं तो एक्सपेरिमेंटल मास थ्योरेटिकल मास से कम होता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मास कम हुआ है और वही मास कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल द फ्यूजन of 2 kg deuterium keep 800 watt electric lamp glowing, टेक द फ्यूजन रिएक्शन। अगर एक फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और एनर्जी निकल रहा है और उस एनर्जी से हम बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, और बल्ब कितने वॉट का है भाई, 800 वॉट का। बल्ब कितने वॉट का है, 800 वॉट का। तो इस 800 वॉट के बल्ब को हम कितने सालों तक जला सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। अगर हम 2 kg का ड्यूटेरियम, 2 kg का, ये ड्यूटेरियम है भाई, ये ड्यूटेरियम है, तो अगर हम 2 kg का ड्यूटेरियम ले लें और उनको रिएक्शन कराएं तो कितने साल तक हम ये बल्ब जला सकते हैं। आओ देखें, ये बताओ कि देखो, ये बताओ एक रिएक्शन, एक एटम के रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकल रही है, इतनी। ठीक है भाई, 2 kg में हम पता करते हैं कि 2 kg में कितने ग्राम होते हैं, 2000 ग्राम। और अगर हमें 2000 ग्राम में मोल पता करना है तो ड्यूटेरियम का मास कितना हो जाएगा, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया मोल। मोल कितना आ गया भाई, 1000 मोल आ गया। 1000 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बोलो, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 1000 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इतना हो गया। इतने एटम्स होते हैं। अब अगर इतने एटम्स हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6.022 इंटू 10 के पावर 26, इतने एटम्स हैं। अब 2 एटम के रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकलती है, 2 एटम के रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलती है, 3.27। तो एक एटम में कितनी एनर्जी निकलेगी, 3.27 डिवाइड बाय 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने एटम में कितनी एनर्जी निकलेगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी आ जाएगा। टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा भाई,
तो 3.27 डिवाइड बाई 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 26, ये आ गया टोटल एनर्जी, ये आ गया टोटल एनर्जी। और ये देखो तो पावर है, पावर क्या होता है भाई, 800 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना जूल खर्च हो रहा है, एक सेकेंड में इतना जूल खर्च हो रहा है। तो एनर्जी पता है, पावर पता है, तो हमें पता है ना पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन पावर। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल जो एनर्जी आया है 3.27 इंटू, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 26 डिवाइड बाई, यहां पे पावर से डिवाइड कर दो, पावर कितना है 800, तो 800 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इतना सेकेंड आ जाएगा, इतना सेकेंड आ गया। इस सेकेंड में ये जो भी सेकेंड आया है, ये जो भी सेकेंड आया है, ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 0 0 कट जाएगा तो 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा, अब ये आया सेकेंड में, किस में आएगा भाई, सेकेंड में आएगा, सेकेंड में आएगा। अब अगर हम इसको मान लो कि कुछ भी आया, मान लो कि ए सेकेंड आ गया, ए सेकेंड, अब इसको हम किस में कन्वर्ट करना है भाई, ईयर में, किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में। देखो हाउ मेनी ईयर पूछ रहा है, जबकि ये आया है सेकेंड में। तो जब हमें मान लो ए सेकेंड आया, सपोज करो ए सेकेंड आया है, इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, ए सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कितना होगा बोलो, ए अपॉन, मिनट में पहले चेंज करो, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, फिर आवर में चेंज करो तो 60 से डिवाइड करोगे, फिर डे में चेंज करो तो 24 से डिवाइड करोगे, और फिर 365 से डिवाइड करोगे, तो ये आंसर आएगा इन ईयर में, ईयर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। भाई इसमें ना ये जो क्वेश्चन है, इसमें ना तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, तो कुछ पॉइंट्स करके हमें 2-3 पॉइंट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स हैं भाई, देखो फिजन जो होता है वो क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर वन, स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर वन, ये कौन होता है, फिजन। फिजन डज नॉट अकर्स नॉर्मल इन टेम्परेचर, नॉर्मली नेचर में अकर नहीं करता है। देखो बड़े न्यूक्लियाई का छोटे न्यूक्लियाई में टूटना फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, छोटे न्यूक्लियाई का कंबाइन होके बड़ा न्यूक्लियाई बनना फ्यूजन। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है वो नेचर में नॉर्मली अकर नहीं करता है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन कहीं हम लोग स्टार्स में, जो जैसे कोई सन है, जैसे कोई कैसे हम लोग जैसे सन पे हम लोग देखेंगे तो वहां पे फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो फ्यूजन रिएक्शन नॉर्मली अकर नहीं करेगा, जबकि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्स में, सन पे कंटिन्यू चल रहा है। फ्यूजन रिक्वायर्स क्रिटिकल मास, हाई स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर ही फ्यूजन जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पर किया जा सकता है। जो फ्यूजन रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी चाहिए। ठीक है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो कम होता है, और फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो ज्यादा होता है, 7 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट्स को याद रखना है और एग्जाम में हमें ऐसे ही लिख लेना है, पॉइंट वाइज करके लिखने पर। अगर 2 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट लिख दो, 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 मार्क्स के हैं तो 4 पॉइंट्स लिख दो। ठीक है, और अगर तुम्हें याद है, तुम्हारे पास टाइम है, तो 4 पॉइंट्स लिख दो। ओके, और यहां पर ऐसे क्या बना दो, फिगर भी बना दो। यहां पे ऐसा फिगर भी बना दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा कि फ्यूजन का मतलब हो गया टूटना। तो बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में टूटना, बड़े न्यूक्लियस का, ठीक है, छोटे न्यूक्लियस में टूटना। और फ्यूजन का मतलब हो गया छोटे छोटे न्यूक्लियस का बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होकर स्टेबल होना। ठीक, तो
कुछ तो चीजें फिगर से भी पता चल जाएंगी। तो जब भी फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिगर जरूर बनाओ, इससे एग्जामिनर ये तो लगेगा कि हाँ कुछ मार्क्स तो 101% देगा ही देगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ PU 94 239 आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ, ये देखो 92 U 235। हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज इफ ऑल द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ प्योर PU एटम अंडरगोज फ्यूजन। अगर ये फ्यूजन होता है, 1 ग्राम PU एटम का फ्यूजन होता है तो कितनी एनर्जी निकलेगी, कितनी एनर्जी निकलेगी? अगर एवरेज एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन दिया हुआ है, मतलब यहां से देखो तो हमें ये कह रहा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक PU एटम 94 और 239, अगर एक PU एटम का फ्यूजन होता है, एक PU एटम का फ्यूजन होता है, कहां गया, हाँ, तो कितनी एनर्जी निकलती है भाई? 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी निकलती है? 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक एटम का फ्यूजन होता है, एक एटम का फ्यूजन होता है तो जो एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलती है? 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पर फ्यूजन। तो 1 ग्राम एटम में कितना निकलेगा? तो पहले 1 ग्राम में पता करो कितने एटम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकालो पहले। तो 1 ग्राम डिवाइड बाई 239 ग्राम, तो ये क्या आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा मोल, ये आ गया मोल 1/239, 1/239 ग्राम, तो ये हो जाएगा मोल। अब नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है तो 1/239 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 10 की पावर 23, इतने एटम्स हैं। एक एटम में इतने एनर्जी, एक एटम के रिएक्शन में इतना एनर्जी निकल रहा है, तो इतने एटम में कितनी एनर्जी निकलेगी, इससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक PU एटम जो है, एक PU एटम कितना एनर्जी दे रहा है? 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने एटम, क्योंकि 1 ग्राम बोल रहा है, तो 1 ग्राम में कितना एटम होगा ये निकाल लो। इतने एटम में कितनी एनर्जी निकलेगी? एक एटम में इतनी एनर्जी, इतने एटम में उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम? सेम क्वेश्चन है, 2 kg ड्यूटेरियम, सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने हम लोगों ने किया था। 2 kg ड्यूटेरियम है, तो पहले निकाल लो कि अगर दो एटम अगर टकराते हैं, दो एटम अगर रिएक्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी निकलती है दो एटम में? देखो दो एटम में कितनी एनर्जी निकलती है? 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो एटम में, 2 एटम्स में कितनी एनर्जी? 3.27। तो 1 एटम से कितनी एनर्जी हो जाएगी? तो इसका हाफ कर दो, तो 3.27/2, इतनी एनर्जी हो जाएगी। अब हमारे पास एटम कितने हैं ये देख लो, तो 2 kg में कितना मोल होगा बोलो? तो 2000 ग्राम डिवाइड बाई कितने मोल्स भाई? 2 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1000 मोल हो जाएगा। 1000 मोल में कितने से गुणा कर दो? एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता था, अभी 3 और जोड़ दो तो 26 हो गया। एक एटम में इतनी एनर्जी, तो इतने एटम में कितनी एनर्जी? तो टोटल एनर्जी लिखोगे तो ई टोटल हो जाएगा कितना? 6.022 इंटू 10 के पावर 26 डिवाइड बाई, एक एटम में इतनी एनर्जी हो रही है तो इतने एटम में कितनी एनर्जी हो जाएगी? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड नहीं। एक एटम में इतनी एनर्जी निकल रही है तो इतने एटम में कितनी एनर्जी निकलेगी? अगर इतने एटम है तो कितने रिएक्शन होंगे? तो भाई वहां से जो एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी आएगी, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 6.022 इंटू 10 के पावर 26 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दो 3.27 डिवाइड बाई 2, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एनर्जी आ गया। अब टोटल एनर्जी को
देखो यहां से पावर है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन पावर, तो आ जाएगा एनर्जी कितना आया भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 26 डी इंटू 3.27/2 डिवाइड बाई पावर कितना आया बोलो 100, डिवाइड कर देंगे और फिर ये टाइम आएगा किसमें, सेकंड में, इसको डिवाइड करेंगे किससे 60 से, तो मिनट आ जाएगा, फिर 60 से करेंगे तो आवर आ जाएगा, फिर 24 से करेंगे तो डे आ जाएगा, और फिर 365 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये जो आंसर आएगा यहां से जो आंसर आएगा इसको यहां रख दो, इससे डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन एक बार कर भी चुके हैं, तो उसी बेस पर है। कह रहा है इन अ टिपिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ऑल्दो द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज कंजर्व एट एनर्जी इज रिलीज्ड हाउ, कैसे एनर्जी, देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो यहाँ पे तो प्रोटॉन 2 है, तो प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे बोलो 1, यहाँ पे कितने हैं 1, ठीक है, ये एक न्यूट्रॉन है, और कह रहा है कि ऑल्दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज कंजर्व देन एनर्जी इज, और यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन हो गए बताओ, यहाँ पे न्यूट्रॉन है 1 और यहाँ पे है 1, तो टोटल न्यूट्रॉन इधर कितने हैं 2 और इधर भी कितने हैं 2, टोटल प्रोटॉन इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 2। तुम सोच रहे हो यहाँ पर न्यूट्रॉन कैसे निकाल दिए, 3 में से 2 को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी न्यूट्रॉन इधर न्यूट्रॉन, सब कुछ सेम है, तो ये एनर्जी आया कैसे, ये एनर्जी आया कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देना है, और इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने दिया था कि जब हम एक्सपेरिमेंटली इनिशियल मास कैलकुलेट करेंगे और फाइनल मास कैलकुलेट करेंगे, तो जो फाइनल मास आएगा वो कम होगा इनिशियल मास से, तो डेल्टा एम आया, और वही डेल्टा एम एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये कौन बताया था, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हें लिखना है। क्या रहा है कि टिपिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, although the number of nucleon is conserved, ये सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, so that nuclear density in a given nucleus is independent of mass number। अब वो वाला हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा जिसमें डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये वाला हमें देखो क्या लिखना पड़ेगा, R इज इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, R क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, R नॉट क्यूब इंटू ए, और मास क्या होता है भाई, तो मास होता है A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई ऐसा एटम है Z और A, तो इसका मास क्या हो जाएगा, A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, या A लिख दो सिर्फ, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 4/3 पाई R नॉट क्यूब इंटू A से A कट गया। तो यहां से ये समझ में आता है कि डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। विच वैल्यू, विच फिजिकल क्वांटिटी इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज द ऑब्जर्व इक्विवेलेंट, क्यू वैल्यू क्या होता है भाई, जब ये होता है कि x जो है वो y और z में कन्वर्ट होता है, तो एक क्यू वैल्यू मतलब एक एक एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, तो वो जो एनर्जी है जो क्यू वैल्यू आ रहा है वो या तो हीट में होगा या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। जो न्यूट्रॉन निकलता है उसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका ऐसा टूटेगा, अगर ये एटम है और ये जब टूटेगा तो ऐसा थोड़ी कि वही ऐसे टूटा और यूं टूट के वहीं तो रहेगा नहीं भाई, टूटेगा जब बम फूटता है, तो ये बम आया और फट गया, ऐसे रुक गया यहीं पे, ऐसा तो होगा नहीं, बम फटेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आएगी, तो जो एनर्जी आया वो कहां से आया, वही तो है ये एनर्जी, वो एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी में या हीट एनर्जी में या दोनों में चली जाएगी। जो एनर्जी लॉस हुआ यहां से, इसका मास ज्यादा इसका मास कम, तो जो एनर्जी लॉस हुआ उसी को बोलते हैं क्यू वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा MC स्क्वायर, और ये वैल्यू ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी और हीट के फॉर्म में होगा। ये पूरी कहानी तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। कह रहा है डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन विद द सेपरेशन बिटवीन देम। कह रहा है डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन विद द सेपरेशन बिटवीन देम। अब यहां से चीजें देखो चेंज हो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है,
पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। चलो इस पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चंस को थोड़ी देर में करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन को एक साथ करेंगे, यहां से पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे, ठीक है। बताऊंगा अभी कब करना है। तो यहां से ये वाला ग्राफ जब पढ़ेंगे ना, अभी अभी जस्ट इस वाले ग्राफ को ऐसे, जो ये वाला ग्राफ है वहां पे कर लेंगे, तो वहां से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी और दो न्यूक्लियॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो यहां से हम लोग सीखेंगे इस ग्राफ से। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इमेजिन द फ्यूजन रिएक्शन इनटू टू इक्वल फ्रेगमेंट्स ऑफ एल्युमिनियम, इज द फ्यूजन एनर्जेटिकली पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? अब कैसे पता करेंगे ये पॉसिबल है या नहीं है? चलो क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। इसका मास दिया हुआ है और इसका मास दिया हुआ है, तो एक काम करो, यहां से Fe जो एटम है वो कन्वर्ट होगा Al एटम में, और ये कितना है भाई 26, ये है 26 और 56, ये है 13 और ये कितना है 28, ये है 28। अब क्या करना है, देखो यहां पे एक अगर आयरन एटम टूटता है तो देखो इसको दो एटम बनना चाहिए, देख लो, क्योंकि हमें ये बैलेंस करना है ना, देखो ये बैलेंस करना है, तो दो एटम बनना चाहिए। अगर ये दो एटम बन रहा है और ये जो Q वैल्यू आया, Q वैल्यू निकालेंगे। Q वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो Q वैल्यू निकालेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर से, डेल्टा एम सी स्क्वायर। और डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका मास, पहले इसका मास देखो कितना है, ये है, इसके मास में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला मास आ जाएगा। ये वाले मास में से इस वाले मास को माइनस कर दो, देखो 55.93, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो चलो भाई इसका मास देखो कितना आएगा, तो इस वाले का मास कितना आएगा, अगर दो एटम बन रहा है तो इस वाले का मास कितना आएगा, तो 27.981914 इंटू 2, तो ये आ रहा है, इसका मास आ रहा है 55.963828, और इसका मास देखो तो 55.93, 55.96, ये वाला मास हो गया ज्यादा और ये वाला मास हो गया कम, ये वाला मास ज्यादा और ये वाला मास कम। इसका मतलब जो डेल्टा एम आएगा, ठीक है, इसका मास माइनस इसका मास करेंगे, इनिशियल फाइनल, डेल्टा एम पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो Q वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर, Q वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। बोलो भाई, देखो यहां पे तो ये वाला मास कम है और ये वाला मास ज्यादा हो गया, जबकि मास कम होना, स्टेबल, अगर कोई रिएक्शन स्टेबल की तरफ जाएगा तो मास कम होगा ना, उसका मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो मास कम होना चाहिए, जबकि यहां पर मास बढ़ जा रहा है, यहां पे मास बढ़ रहा है। जब मास बढ़ रहा है, देखो यहां पे मास ज्यादा हो गया, 55.963828 दिया हुआ है, जबकि यहां पे मास देखो तो 55.93 है और यहां पे 55.96 हो गया। इसका मतलब कि डेल्टा एम सी स्क्वायर आएगा नेगेटिव, और जब Q का वैल्यू नेगेटिव आएगा इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसको जबरदस्ती कराया गया है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यही लिखेंगे आंसर में कि मास इंक्रीज कर गया जिसकी वजह से डेल्टा एम नेगेटिव आ गया, डेल्टा एम नेगेटिव आ गया मतलब एनर्जी नेगेटिव आ गया, Q वैल्यू नेगेटिव आ गया मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये है इसका जस्टिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। Give one point of difference between nuclear fission and nuclear fusion, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसको हम लोग वहां से कर लेंगे, जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़े थे वहां से कर लेंगे। कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज वी कंसीडर फिजन Fe इंटू 2 Al एटम, ये अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, वहीं से सेम आंसर होगा, सेम आंसर, यही वाला आंसर होगा यहाँ पे।
ठीक है, क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा एम नेगेटिव आ जाएगा, क्यू नेगेटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से वो फिजिबल नहीं है। फिर क्या कह रहा है देखो, सो दैट यू कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली इमिट अ प्रोटॉन। चलो, ये कह रहा है कि प्रोटॉन इमिट नहीं कर सकता, वो स्पॉन्टेनियसली प्रूफ करो। तो देखो यू 92 238 ये कन्वर्ट हो जा रहा है PA 91 237। यहां से एक कम हुआ और यहां से एक कम हुआ, मतलब टोटली कितने कम हुए, एक प्रोटॉन कम हो गया, एक प्रोटॉन कम हो गया। तो एक प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको दिखाना है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इसका मास दिया हुआ है, देखो कितना है, तो इसका मास दिया हुआ है, तो इसका मास लिख लो, एम इनिशियल लिख लो, कितना होगा 238.05079। और इसका मास दोनों का ऐड कर लो, ये मास और ये मास दोनों को ऐड करके टोटल मास बताओ फाइनल। तो दोनों को ऐड करो, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और प्लस 1 9, 0 5 हो जाएगा 5 0 0, ठीक है 0, ये 1 और ये 7 8, तो 238, ये हो जाएगा 238 पॉइंट दिस, ये हो गया फाइनल मास। यहां पे देखो 238.05, वेरी गुड 238.05, यहां पे 0 है और यहां पे 9 है, इसका मतलब ये वाला मास ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट का मास ज्यादा हो गया, जो बना उसका मास ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। मास बढ़ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मास जब कम होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि जब मास कम होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, मास कम होता है तो डेल्टा एम, देखो यहां पर ये फाइनल, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, एम इनिशियल माइनस एम फाइनल, ये ज्यादा होना चाहिए था, जबकि ये कम है, तो ये क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो एनर्जी क्या आएगा, जो क्यू वैल्यू है वो क्या आएगा, जो क्यू वैल्यू है वो डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ऐसा समझो कि पहले अगर मास ज्यादा है बाद में कम है, तो मास कम हुआ तो सही है, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन पहले मास कम है और बाद में ज्यादा हो गया तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा एम क्या हो जाएगा नेगेटिव। ओके, चलो, तो यही है क्यू वैल्यू जो अभी तक हमने समझाया कि डिफाइंड क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू क्या होता है कि जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, अगर रिएक्टेंट का जो मास है वो ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट का मास अगर कम है, इसका मतलब डेल्टा एम हो जाएगा एम रिएक्टेंट माइनस एम प्रोडक्ट। अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो ये आएगा पॉजिटिव, तो क्यू वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, और ये हो गया पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। और अगर इसी का उल्टा सोचो कि एम रिएक्टेंट कम है और एम प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा एम क्या होगा नेगेटिव होगा, और डेल्टा एम अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्यू वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम ग्राफ वाला एक बार पढ़ लेते हैं और वही सारी चीजें एक जगह अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसी को फिर डिस्कस करेंगे। और पढ़े हुए हैं भाई, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और ये हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियन सॉरी न्यूक्लियन हो गया और ये न्यूक्लियन हो गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी ले लो, ठीक है। तो न्यूक्लियन न्यूक्लियन मान लेते हैं, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है आर है। तो जैसे जैसे आर को, देखो यहां पे आर क्या है 0, जैसे जैसे इनको पास लाओगे, बहुत दूर है मान लो, बहुत दूर है, आर बहुत ज्यादा है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू होगा माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये क्या है यू है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं यू,
ये ग्राफ ऐसा बन के आता है। तो ध्यान से देखो, तो यहां पर एक जगह ऐसा आता है, एक जगह ऐसा आता है जहां पर स्लोप क्या है, ये देखो क्या है, स्लोप है। तो स्लोप जहां पे क्या हो जाता है, जीरो, इसका मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया नेट फोर्स जीरो। यहां पे नेट फोर्स जीरो मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, इस पोजीशन पे, कहां पे, 0.8 फर्मी मीटर में, 0.8 फर्मी मीटर में। लेकिन जैसे ही 0.8 फर्मी मीटर से कम किए दूरी को, इनके बीच का जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, इनके इनके बीच के डिस्टेंस को 0.8 फर्मी मीटर से कम किए, 0.8 फर्मी मीटर से कम किए, तो यहां पर स्लोप क्या हो गया, बोलो, नेगेटिव। और स्लोप अगर नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब रिपल्सिव। ये बार बार मैं समझा रहा हूं कि फोर्स क्या हो जाएगा भाई, रिपल्सिव। फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव, फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव। तो अच्छा, इसके इधर देखो जरा, तो जब इसके इधर देखोगे, तो देखो यहां पर अगर कहीं पे देखोगे, देखो यहां पर अगर कहीं देखोगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, बोलो, तो स्लोप है पॉजिटिव। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस इंटू स्लोप, तो फोर्स आएगा नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव। तो बहुत दूर है तो अट्रैक्ट करता है, बहुत दूर भी नहीं, मतलब कितना दूर भाई, तो आर जो है, जब 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा हो, और पॉइंट सॉरी 3 फर्मी मीटर, 3 नहीं, 3 फर्मी मीटर से कम हो, 3 फर्मी मीटर से कम हो, और 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा हो। पॉइंट क्यों लिख रहा हूं, 3 फर्मी मीटर से कम हो, आर की इनकी बीच की दूरी 3 फर्मी मीटर से 0.8 फर्मी मीटर के बीच होगा। तो जो न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही 0.8 पर आते हैं, उससे जैसे ही पास लेके जाओगे तो रिपेल करेंगे। तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इनके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। और जैसे ही इधर आओगे, 0.8 से इधर आओगे, तो एक जगह पे जाके धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, और एक जगह पे जाके जीरो हो जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी देखो, इस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो कब होगा, इनफाइनिटी पे जाके। या ऐसे समझो कि फोर्स की बात करें, तो फोर्स मतलब स्लोप होता है। तो इसके आगे जब बहुत दूर भी लेके चले जाओगे, सुनो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, अगर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो फोर्स जीरो होगा। जैसे ही
कोई बात नहीं, अगर नहीं आया होगा तो फिर उसके लिए कुछ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं टॉपिक पढ़ाया था जब, तब ये पूरा ग्राफ समझाया था कि दो पार्टिकल के बीच में जो आर, दो न्यूक्लियॉन के बीच में जो स्पेस आर है, जब वो बहुत ज्यादा होता है तो फोर्स नहीं लगता है, जब पास आता है तो धीरे धीरे फोर्स लगता है, जब 3 फर्मी मीटर पे आता है तो फोर्स लगने लगता है, और जैसे जैसे पॉइंट 8 पे पहुंचेगा तो फोर्स लगना धीरे धीरे कम होगा, और फिर जैसे ही पॉइंट 8 फर्मी मीटर से जैसे ही पॉइंट 8 फर्मी मीटर से ज्यादा होगा, पॉइंट 8 फर्मी मीटर से पास लाओगे तो रिपल्सन होने लगेगा। और ये पूरी कहानी तुम्हें इस क्वेश्चन में लिखनी है, और यही नहीं, आगे के भी क्वेश्चन में यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में तुम्हें वही सेम चीजें लिखनी है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, सेचुरेटेड होता है, और इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, फ्रॉम चार्ज होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज होता है। ये सारी चीजें वहां लिखनी है। और यहां पर ये वाले क्वेश्चन में तो सब कुछ वही करना है जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट था, लेकिन इन क्वेश्चन में हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बैलेंस करना है। प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए ये वाला पार्ट देखो, यहां पर ये है प्रोटॉन, इधर का प्रोटॉन और इधर का प्रोटॉन होना चाहिए बराबर। तो इधर प्रोटॉन कितना है 92, और यहां पर 54 प्लस बी, तो 54 प्लस बी इक्वल टू 92, तो बी का वैल्यू आ गया। न्यूट्रॉन को बैलेंस करना है तो इधर का न्यूट्रॉन कितना है 235 माइनस 92 कर दो, 235 माइनस 92 कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएगा, प्लस 1 कर दो, 1 कर दो, तो ये न्यूट्रॉन आ गया। प्लस में इधर का न्यूट्रॉन कैसे निकालो, इधर का न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इधर का न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन इनिशियल कितना है 144, फाइनल कैसे निकालोगे, तो यहां पर न्यूट्रॉन निकालने के लिए a माइनस 54 प्लस 94 माइनस बी करोगे, और बी का वैल्यू आ गया 38, यहां पे सॉल्व कर लोगे तो 56 आ जाएगा, तो ये हो गया 56 प्लस 2 न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 और 2 हो जाएगा 4, तो a प्लस 4 हो जाएगा 144 क्यों, क्योंकि इनिशियल है, यहां से चीजें आंसर आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस को वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी वाले से करना है, इनको भी पोटेंशियल एनर्जी से करना है, ठीक है, इनको भी पोटेंशियल एनर्जी से करना है, इनको भी न्यूक्लियर फोर्स का जो 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया है, 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ाया है, उसमें से 2 लिख लेना है। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो सिक्वेंस है ये कुछ अलग अलग है, क्योंकि एक टाइप के एक सारे क्वेश्चंस को हमने एक साथ रख दिया है, सेम टाइप के सारे क्वेश्चंस को एक साथ रख दिया है, इसीलिए ये चीजें सिक्वेंस थोड़ा बहुत इधर होगा, इसको अपने आप से मैनेज करना पड़ेगा। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कैसा ग्राफ होता था बोलो, तो जो ग्राफ होता था कुछ ऐसा होता था, 1 2 3 ऐसा, है ना, ऐसा ग्राफ होता था। और यहां पे जो आता था, कौन आता था, जब सबसे ऊपर में Fe एटम आता था, है ना, यहां पे Fe आता था, इधर A हो जाता था, और इधर हो जाता था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और ये कितना होता था, लगभग 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एवरेज अगर हम लोग देखें, जहां तक कि ये 30 से लेकर 170 तक के जो न्यूक्लियॉन हैं वो स्टेबल होते हैं, उनको स्टेबल माना जाता है, ठीक है, 30 से लेकर 170 तक के स्टेबल माना जाता है, और इनकी एनर्जी को माना जाता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये ग्राफ बनता था, यहां पर He आता था, ठीक है, यहां पर कार्बन आता था, यहां पे ऑक्सीजन आता था। इस तरीके से हम ग्राफ जो देखे थे, इस तरीके के ग्राफ था, बहुत ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि यहां से लेकर यहां तक के जो एटम्स हैं वो स्टेबल होंगे, 30 से लेकर 170 तक के एटम स्टेबल होंगे, ये एटम स्टेबल होंगे, और ये एटम जो है वो अनस्टेबल होंगे। ये आपस में जुड़ के स्टेबल होना चाहेंगे, ये आपस में जुड़ के स्टेबल होना चाहेंगे, क्योंकि इनका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है, इनका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है बहुत ज्यादा होता है। जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा होगा वो स्टेबल होंगे, ठीक है। और यहां पर ये एटम बहुत बड़े हो गए हैं, तो एटम जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स, जो न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियॉन के बीच में फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस बड़े होने की वजह से शॉर्ट रेंज फोर्स काम करना बंद करता है, जिससे ये अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबल से वापस से टूटकर
दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस में टूटकर स्टेबल होना चाहते हैं और इनका भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा। तो जब ये यहां से यहां टूटकर आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, और जब ये यहां से यहां जुड़ के जाएंगे, ऐसा फ्यूजन होगा, तब भी एनर्जी रिलीज होगा, यहां पे भी एनर्जी रिलीज होगा, यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगा, और ये हो जाएंगे स्टेबल। ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल। अनस्टेबल जुड़ के यहाँ पे दो एटम जुड़ के स्टेबल की तरफ जाएंगे, और यहाँ एक एटम टूट के अनस्टेबल की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्यूजन, इसको बोलते हैं फिजन। ये हम लोगों ने पूरा सब कुछ पढ़ लिया है, और यही पूरा कहानी इसमें लिखना है। यही पूरी कहानी तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक? ये पूरी कहानी तुम्हें यहाँ लिखनी है। इसमें भी वही करना है, सेम। इसमें भी वही करना है, सेम। फ्यूजन और फिजन में अंतर लिख लो, वो मैंने सिखा दिया है। और क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस फिजन और फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ये कौन सा कर्व लिखोगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। मतलब यहां से ये कहोगे, ये बोलोगे कि यहां पर इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, तो ये एक दूसरे से जुड़ के बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा की तरफ जाएंगे पर न्यूक्लियन, और इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। ये टूट कर इधर आएंगे तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो जाएगी। ये पूरी कहानी तुम्हें लिखनी है, पूरी कहानी तुम्हें लिखनी है, ठीक है? इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, यहां पे देखो, यहां पे क्या कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ दिया हुआ है। ये S है, ये W है, ये X है और ये Y है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज X, W एंड S इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? X है। फिर कौन है स्टेबल भाई? W। फिर कौन है? S है। तो ये है इनका ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये, फिर ये। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। तो तुम्हें यहां पर एक चीज यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर से वही कहानी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसमें देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द रिलेशन बिटवीन रिलेवेंट A एंड Z वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें ना A और Z का देखो, तो यहां पे क्या होगा? S क्या होगा? S क्या लिखा है? Z, और यहां क्या लिखा है? A। X क्या लिखा है? Z1 A1, और W क्या लिखा है? सॉरी सॉरी सॉरी, A2 Z2, Z2 A2, और यहां क्या लिखा है? A1, सॉरी 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 सॉरी, Z1 A1, Z1 A1, ठीक है? तो बताओ कि क्या लिखना चाहिए? तो बताओ, इधर के प्रोटॉन, इधर के प्रोटॉन से, इधर का प्रोटॉन इज इक्वल टू इधर का प्रोटॉन, तो क्या लिखोगे? Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। एक तो ये लिखोगे। दूसरा, दोनों तरफ के न्यूट्रॉन भी क्या होने चाहिए? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम होने चाहिए। तो इधर का न्यूट्रॉन कितना होगा? Z, A माइनस Z, A माइनस Z। इधर का न्यूट्रॉन आ गया। इधर का न्यूट्रॉन क्या होगा बोलो? इज इक्वल टू A2 माइनस Z2 प्लस A1 माइनस Z1। ये लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है ना कि A माइनस Z इज इक्वल टू A2 माइनस, इसको सॉल्व करो तो A2 प्लस A1 माइनस Z2 प्लस Z1, और Z2 प्लस Z1 क्या है? Z है, तो यहां लिख दो। तो A इज इक्वल टू A2 प्लस A1 माइनस Z, सॉरी सॉरी, यहां पे देखो फिर से, तो A माइनस Z इज इक्वल टू A2 प्लस A1 माइनस Z। यहां से देखो, तो Z से Z कट कर दो, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2, ठीक है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल कर दो और नंबर ऑफ
प्रोटॉन इक्वल कर दो। एक्सप्लेन व्हाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इज लो। एक्सप्लेन व्हाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इज लो। तो बाइंडिंग एनर्जी जो हैवी न्यूक्लियाई है उनका बाइंडिंग एनर्जी कम क्यों है, ये एक्सप्लेन करना है। तो किसकी वजह से भाई, तो क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो इसी वजह से यहां पर ये जो हैवी न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है, वो शॉर्ट रेंज फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। हैवी न्यूक्लियाई में न्यूक्लियॉन दूर दूर हो गए, ठीक है, दो न्यूक्लियन के बीच की दूरी ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर से पूरा एक्सप्लेनेशन वही करना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ ड्रॉ करो और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ रिलीज एनर्जी इन द फ्यूजन एंड फ्यूजन। बाइंडिंग एनर्जी देखो यहां पे फिर से मैं एक बार बता देता हूं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझोगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और यहां पे ज्यादा है जब ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। जब ये दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस मिलके यहां पे आएंगे, ये बड़े एटम बनाएंगे, तो वो स्टेबल की तरफ जाएंगे, और जब स्टेबल की तरफ जाएंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी। ये पूरी कहानी तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये पूरी कहानी इसमें हर क्वेश्चन में यहाँ पे हर जगह लिखना पड़ेगा। राइट द रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहां पे क्या कह रहा है देखो, ये तो क्वेश्चन हम फिर से वही ग्राफ वाला है, ये वाला क्वेश्चन तो ग्राफ वाला है भाई, ये वाला सेम क्वेश्चन ग्राफ वाला है। राइट द रिलेशन, ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, राइट द रिलेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस दिस, एटॉमिक नंबर z एंड मास नंबर दिस इन टर्म ऑफ द मास इट कंसिडर्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो देखो इसका मास है m, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा m, और डेल्टा m क्या लिखेंगे, मास माइनस z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस या प्लस कर लो ऐसे a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है भाई, ये क्या है, थ्योरेटिकल मास है, और ये क्या है, एक्चुअल मास है। इसमें से इसको माइनस कर दिए तो क्या आ गया, डेल्टा m आ गया, और इसमें अगर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, और यही लिखना है बस, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी यही लिखना है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाउंड टू बी कांस्टेंट फॉर न्यूक्लियाई इन द रेंज ऑफ मास नंबर 30 टू 170। क्यों बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि वो सारे के सारे एटम स्टेबल होते हैं। 30 से लेकर 170 के बीच के सारे एटम, सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो लगभग सारे न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो तुम बोल सकते हो लगभग सेम होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की वजह से उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेम होती है, इसीलिए वो क्या हो गए, एक साथ 30 से लेकर 170 तक लगभग सबका रेंज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। When heavy nuclei with the mass number this break into 120, energy is released, energy released in process when this break into this एनर्जी। अच्छा एनर्जी रिलीज पूछ रहा है, तो एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे भाई, मास नंबर 240 है और 120 में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी रिलीज निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो एक है x जो 2y में कन्वर्ट हो गया, इसका मास नंबर है 240 और इसका मास नंबर है 120, तो डेल्टा m निकालना होगा। तो डेल्टा m क्या लिखेंगे, तो ये डेल्टा m हो जाएगा, देखो एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस मास नंबर इज दिस रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। कुछ यहाँ पे अगर ये दिया होता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया होता तो चीजें बहुत आसान हो जाती। अगर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया होता तो चीजें आसान हो जाती, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये हम लोग क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं,
ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, देखो 240 एंड 120 वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, और वही क्वेश्चन है यहाँ देखो, देखो यहाँ पे 240 और 120, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ था, जिससे ये सॉल्व करना इजी हो गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देना चाहिए था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देना चाहिए था, ओके। तो इसी वजह से, ठीक है, तो या तो ऐसे लिख लो कि इसका मास है, इनिशियल मास m इनिशियल माइनस m फाइनल इंटू 2, इसका मास मान लो m फाइनल इंटू 2 कर लो, तो डेल्टा m आ जाएगा, तो एनर्जी हो जाएगा डेल्टा mc स्क्वायर, डेल्टा m आ जाएगा समथिंग, यही लिख लोगे, सेम यही लिखना भी है, और एनर्जी इज इक्वल टू लिखोगे डेल्टा mc स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, थोड़ा अधूरा क्वेश्चन लग रहा है, या हो सकता है मुझे क्लिक ना कर रहा हो ये, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो दैट द डेंसिटी ऑफ, ये तो तुम्हें वही, तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक चीज पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो अभी ग्राफ मैंने सिखाया था वही ग्राफ। so that the density of nucleus over a wide range of nuclei is constant and independent of A, ये भी अभी मैंने प्रूफ करा दिया है, R लिख लो, V लिख लो, M लिख लो, फिर डेंसिटी को क्या लिख लो, M अपॉन V, तो यहां पर A नहीं आता है, ये क्वेश्चन अभी इसके पहले करा चुका हूं, उसको देख लोगे आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये तुम्हारा कंप्लीट PYQs हो गया भाई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आपकी तरह मैं भी उदास हूं, ठीक है, दिल दुखा है लेकिन दिल टूटा तो नहीं, ठीक है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है ना। फिर मिलेंगे नीट के PYQs के साथ, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। मुझे लगता है सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम कोशिश करेंगे सेमीकंडक्टर को कंटिन्यू करने का, ठीक है। तो हाँ, उसके पहले हो सकता है नीट के PYQs करा दे, और या तो सेमीकंडक्टर के लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।